मैन वर्सेस वुमेन। दुनिया भर में जन्म दर लगभग बराबरी का संतुलन रखती है। अगर लड़कियां कम पैदा हो रही हैं, ह्यूमंस गलती कर रहे हैं। फीमेल भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा भारत और चीन में होती है। दहेज का बोझ। जब लोग बेटों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, सबसे बड़ा कारण पारंपरिक सोच है। ये दर बहुत पुरानी पितृसत्तात्मक सोच से आती है, जिसमें संस्कृति है। दरअसल ये पुरानी सांस्कृतिक धारणा है कि बेटा परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। अभी कौन कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं? PCPNDT कानून है जो भ्रूण परीक्षण को नियंत्रित करता है। यही हो सकता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। जब सबको बराबर अवसर और हक मिलते हैं तो प्राकृतिक संतुलन भी धीरे धीरे लौटने लगता है। दूसरे स्पीसीज की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है कि मानव जनसंख्या 1800 से लेकर आज तक तेजी से बढ़ी है। की गई वाइल्ड लाइफ प्रजातियों की औसत संख्या 1970 से करीब 69% घट गई है। ये कि मानव जाति के इतने ज्यादा बढ़ने के क्या कारण हैं? कौन कौन से स्पीसीज विलुप्त हो गए हैं? मुख्य कारणों में उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार नियोजन के कम उपयोग शामिल है। स्तनधारी प्रजातियों की विलुप्ति का जोखिम मानव जनसंख्या घनत्व से गहराई से जुड़ा है। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तभी वो अपना स्टैंड। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर बात किया। पहले तो जनसंख्या पे बात की। दूसरी चीज़ है कि जो पुरुष और महिलाओं का जो जनसंख्या दर है वो कैसे इम्बैलेंस हो रहा है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। प्राणियों और ह्यूमंस के बीच की जनसंख्या कैसे इम्बैलेंस हो रही है, प्राणी कैसे विलुप्त हो रहे हैं, प्राणियों को कैसे संरक्षित किया जाए। पेट एनिमल्स पे बात हुई, पेट एनिमल्स को कैसे रखा जाए, और आध्यात्मिक नीति के अनुसार सभी जीव एक हैं, उनको कैसे संभाल के रखा जाए। लोग जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैन वर्सेस वुमेन और ह्यूमन वर्सेस क्रिएचर्स के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत दिलचस्प और ज़रूरी चर्चा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे समाज में पुरुष और महिला के बीच का संतुलन, उनके रोल और इंसानों और बाकी जीव जंतुओं के बीच का रिश्ता, इन सब पर असर पड़ता है। तो आप किस पहलू से शुरुआत करना चाहेंगे? पुरुष और महिला के जनसंख्या के बीच में चर्चा करते हैं। आजकल कई देशों में लिंगानुपात में असंतुलन देखने को मिल रहा है। खासकर कुछ जगहों पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो कहीं महिलाओं की। ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित है। आप क्या समझना चाहते हैं? इन असंतुलनों के पीछे की वजह है या इसका सामाजिक असर? पहले तो बताइए कि जो नेचर है वो मैन और वुमेन के बीच कितना संतुलन रखते हैं, यानी कि उनकी जनसंख्या कितने परसेंटेज होती है। देखिए, नेचुरली औसत रूप से दुनिया भर में जन्म दर लगभग बराबरी का संतुलन रखती है। आमतौर पर लगभग 105 से 107 लड़के प्रति 100 लड़कियों के हिसाब से पैदा होते हैं। हालांकि उम्र के साथ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, तो अंत में जनसंख्या का संतुलन थोड़ा बदल जाता है। लेकिन मूल रूप से प्रकृति एक बराबरी का संतुलन रखने की कोशिश करती है। तो प्रकृति बराबरी का संतुलन रखती है, तो इसका मतलब कि कहीं पे भी अगर लड़कियां कम पैदा हो रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमंस गलती कर रहे हैं। जब किसी समाज में लिंग चयन या भेदभाव की प्रथा होती है तो प्राकृतिक संतुलन में हस्तक्षेप हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ जगहों पर लड़कियों के खिलाफ भ्रूण हत्या या प्राथमिकता देना, ये सब वजह बनती हैं जिससे लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। और यही मानवीय गलतियां इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। तो कौन कौन से स्थानों पर भ्रूण हत्या और अलग अलग चीज़ें हो रही है जिससे कि महिलाओं का जन्म स्तर कम होता जा रहा है? फीमेल भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा भारत और चीन में होती है, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा गुमशुदा लड़कियों के जन्म के मामले होते हैं। खासकर भारत के उत्तर पश्चिम राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसकी दर बहुत अधिक है। ये मुख्य रूप से बेटे की प्राथमिकता, दहेज का बोझ और आधुनिक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के कारण होता है। तो ये मुख्य रूप से ये तीनों चारों चीज़ों के प्रति होता है, दहेज का बोझ, आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति। तो इन चीज़ों से देखने से महिलाओं का जन्म स्तर कम होता जा रहा है। बिल्कुल, इन सभी कारकों का मिलकर असर होता है। जब लोग बेटों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं तो लड़कियों को कमतर माना जाता है। और जब प्रीनेटल सोनोग्राफी जैसी तकनीकें आसानी से उपलब्ध होती हैं तो लिंग निर्धारण के बाद लड़कियों का गर्भपात किया जाता है। इसी वजह से जन्म दर में कमी आती है और सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। आपने बताया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भाग में ज़्यादातर
लोग महिलाओं को पैदा कर कम करते हैं, तो इसका हाँ। क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण पारंपरिक सोच है, जहां बेटों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा दहेज की प्रथा, शिक्षा का कम होना और लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े डर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही कुछ जगहों पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है, जिससे लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। तो इन सभी कारणों का एक एक उदाहरण दीजिए कि एग्जैक्ट कैसे फिजिकल दुनिया में ये चीज़ें हो रही है। उदाहरण के लिए दहेज की प्रथा में जब परिवार को लगता है कि लड़के के परिवार को ज्यादा पैसा और संपत्ति मिलेगी, तो वे बेटी के जन्म को बोझ मान लेते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में लड़कियों के जन्म के बाद उनके खिलाफ भ्रूण हत्या के मामले सामने आए। वही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, जैसे सोनोग्राफी क्लिनिक में लिंग जानने की प्रक्रिया को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका असर भी लड़कियों के जन्म दर पर पड़ता है। बेसिकली क्या मान्यताएं होती है लड़कियों को जन्म ना देने के लिए? अक्सर कुछ पुरानी मान्यताएं होती हैं, जैसे कि बेटों को परिवार का वंश आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, या फिर ये धारणा कि बेटियां शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी और उनकी आर्थिक मदद कम होगी। इसी वजह से कुछ परिवार लड़कियों को कम तरजीह देते हैं और यही पुरानी सोच जन्म दर में असंतुलन का कारण बनती है। ये कौन सी डर होती है कि वंश को आगे बढ़ाने वाला चाहिए और बेटी को शादी के बाद ससुराल में भेज दिया जाता है, बेटी कमाएगी नहीं, ये कौन सी डर है और इससे कैसे बचा जाए? ये डर बहुत पुरानी पितृसत्तात्मक सोच से आती है, जिसमें वंश को आगे बढ़ाने का जिम्मा लड़के पर रखा जाता है। लोग सोचते हैं कि बेटा नाम और संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, जबकि बेटी शादी के बाद अलग परिवार में चली जाती है तो आर्थिक रूप से परिवार को कम योगदान देती है। इस सोच से बचने के लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और कानूनों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, ताकि बेटियों के योगदान को भी बराबरी का महत्व मिले। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से महिलाओं का ये जनसंख्या दर कम होती गई और अभी कौन सी दर चल रही है। इतिहास में भारत और चीन में लिंगानुपात में भारी असंतुलन 1970 के दशक से आया, जब प्रीनेटल सेक्स निर्धारण और बेटे की प्राथमिकता बढ़ी। उदाहरण के लिए भारत में 1991 से 2001 के बीच 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात घटकर 945 से 727 हो गया और चीन में भी जन्म के समय लिंगानुपात 118/100 तक बढ़ गया था। आज भी इस असंतुलन के पीछे मुख्य वजह है बेटे की पसंद, सेक्स चयन तकनीक का दुरुपयोग और पारिवारिक योजना नीतियां हैं, जो अभी भी कुछ इलाकों में जारी है। अलग अलग कंट्रीज़ में मैन वर्सेस वुमन के जनसंख्या के दर का अनुपात बताइए। वैश्विक स्तर पर औसतन करीब 105 से 106 लड़के प्रति 100 लड़कियों का जन्म अनुपात है और भारत में यह अनुपात हाल ही में लगभग 100 से तय रहा है, यानी करीब 107 लड़के प्रति 100 लड़कियां। ज्यादातर देशों में यह अनुपात प्राकृतिक रूप से 103 से 107 के बीच होता है, पर कुछ देशों में सामाजिक और आर्थिक कारणों से यह असंतुलित हो जाता है। तो कौन से कंट्रीज़ में सबसे असंतुलित ये जनसंख्या दर है? कुछ देशों में लिंग अनुपात बहुत असंतुलित है, लेकिन इसे मुख्य रूप से 2 तरह से देखा जाता है। पहली तरह का असंतुलन कुल जनसंख्या में है, जैसे कतर में करीब 246 पुरुष प्रति 100 महिलाएं, जो प्रवासी मजदूरों के कारण है। दूसरी तरह का संतुलन जन्म के समय लिंग अनुपात में है, जैसे चीन में कभी ये 118 से 130 लड़के प्रति 100 लड़कियां तक पहुंच गया था, जो सांस्कृतिक बेटों की प्राथमिकता और सेक्स चयन जैसी प्रथाओं से जुड़ा है। तो ये चीज़ें तो सही होती है कि दूसरे कारणों से जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन ये कौन से कारण हैं कि बेटों को प्राथमिकता देनी चाहिए, संस्कृति है, ये कौन से कारण हैं? क्या उनको इन सभी से हानि नहीं दिखाई दे रही? जी हाँ, दरअसल ये पुरानी सांस्कृतिक धारणा है कि बेटा परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, संपत्ति का वारिस होगा और बुढ़ापे में देखभाल करेगा। लेकिन हकीकत में इस सोच का नकारात्मक असर बहुत बड़ा है। लड़कियों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा जाता है और परिवारों में असंतुलन पैदा होता है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि बेटियों के बराबर अधिकार और अवसर देने से परिवार और समाज दोनों का विकास होता है। अभी कौन कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं संतुलन बरकरार रखने के लिए? अभी भारत में लिंग अनुपात में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कदम PCPNDT कानून है, जो भ्रूण परीक्षण को नियंत्रित करता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लोगों को लड़की के जन्म और शिक्षा पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारें यूनिक प्रेगनेंसी ID जैसी तकनीकें लागू कर रही हैं, ताकि गर्भ परीक्षण केंद्रों पर निगरानी बेहतर हो सके। तो बेसिकली ये सभी चीज़ों से लड़कियों को
अपना स्टेटस बनाने का मौका मिल रहा है। अगर लड़कियां स्टेटस अपना बनाएंगी तो परिवार में भी नाम होगा कि लड़कियां भी कुछ ना कुछ करते हैं, और लोग दोनों को संतुलित पैदा करने की कोशिश करेंगे। जब लड़कियों को शिक्षा, करियर और आत्मनिर्भर बनने के मौके मिलते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार को भी गर्व महसूस होता है। जब समाज इस बदलाव को स्वीकारता है तो बेटा बेटी दोनों को बराबर अवसर मिलते हैं और जनसंख्या संतुलन की तरफ धीरे धीरे सुधार आता है। इनके संतुलन का मेन कारण यही हो सकता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों को प्रॉफिट दिखे लड़कियों में और वो संतुलित होने की कोशिश कर सके। यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब लोग खुद देखते हैं कि बेटियों को मौका देने से उनके परिवार, समाज और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तो मानसिकता बदलती है। जब सबको बराबर अवसर और हक मिलते हैं तो प्राकृतिक संतुलन भी धीरे धीरे लौटने लगता है और समाज एक स्थिर और संतुलित दिशा में आगे बढ़ता है। ये सभी चीज़ें तो ही मैन वर्सेस वुमन की जनसंख्या के बारे में। अब बात करते हैं कि ह्यूमन जो जाति है, पूरे मानव जाति को लेते हैं कि मानव जाति की जनसंख्या पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इससे जो दूसरे जनसंख्या है, दूसरे स्पीसीज़ की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। इसका एक चार्ट बताइए। हाल ही में दिखाए गए चार्ट्स में दिखता है कि मानव जनसंख्या 1800 से लेकर आज तक तेजी से बढ़ी है, जबकि निगरानी में रखी गई वाइल्ड लाइफ प्रजातियों की औसत संख्या 1970 से करीब 69% घट गई है। चार्ट से यह साफ दिखता है कि जैसे जैसे मानव संख्या बढ़ी वैसे वैसे वन्य जीवों की आबादी गिरी। यह असंतुलन हमारे बढ़ते संसाधन उपयोग और आवासों के नुकसान से जुड़ा है, जो न केवल प्रजातियों को बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरे में डाल रहा है। पहले तो बताइए कि मानव जाति के इतने ज़्यादा बढ़ने के क्या कारण हैं, और इससे कौन कौन से स्पीसीज़ विलुप्त हो गए हैं वो बताइए। मानव जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारणों में उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार नियोजन के कम उपयोग शामिल हैं। इसी बढ़ती मानव आबादी के चलते आवासों के विनाश, संसाधनों के अफरात और प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए भारत स्तनधारी प्रजातियों की विलुप्ति का जोखिम मानव जनसंख्या घनत्व से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि ये प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाती है। जब मानव जाति बढ़ती है तो वो अपने आवास के लिए पेड़ पौधे को या फिर जंगलों को नष्ट करते हैं, और उन्हीं जंगलों में जानवर रहते हैं, और जहाँ जहाँ पे ये जानवर के निवास को नष्ट करते हैं वहाँ वहाँ वो जानवर विलुप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे इंसान नए शहर बनाते हैं, खेती करते हैं या जंगलों को काटते हैं तो प्राकृतिक आवास खत्म होते जाते हैं, और जब वो आवास खत्म होते हैं तो उनमें रहने वाली प्रजातियों को भोजन, शरण और सुरक्षा नहीं मिल पाती, और इसी वजह से कई जीव विलुप्त हो जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये प्रॉब्लम मैन वर्सेस वुमेन के जनसंख्या के संतुलन के प्रॉब्लम से बड़ा है। दोनों समस्याएं अलग अलग स्तर पर गंभीर है, लेकिन मानव आबादी का असंतुलन और जैव विविधता का नुकसान दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इंसान ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करते हैं तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, और अगर हम सब दोनों को संतुलित करना सीखें तो शायद हम एक स्थिर भविष्य की दिशा में जा सकें। मानव जाति अपनी जनसंख्या को इतनी ज़्यादा बढ़ाने में क्यों मजबूर हो रही है? तो इसका एक बड़ा कारण ऐतिहासिक रूप से कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद जन्म दर का बढ़ना था। पहले कम चिकित्सा और कम जीवन प्रत्याशा थी तो लोग ज्यादा बच्चे रखते थे। इसके अलावा गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी भी जिम्मेदार है। हालांकि अब कई देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के उपायों से लोगों की सोच बदल रही है, जिससे जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ रही है। तो पहले जो माइंडसेट थी कि लोग बहुत सारे बीमार रहते थे, बहुत सारे खाना नहीं मिलते थे तो मर जाते थे, ये सभी चीज़ों के बारे में सोचकर लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, जिससे कि कोई ना कोई बच्चा आगे सस्टेन करे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हर चीज़ों की सुविधा हो गई है, यानी कि जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ज़्यादा सस्टेन भी करते हैं। तो इसीलिए पुराने थिंकिंग को कहीं ना कहीं कम करना आवश्यक है। पहले जब बच्चे ज्यादा होते थे तो हर बच्चा जीवित रहने के लिए जरूरी था, लेकिन आज बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और परिवार नियोजन के कारण लोगों को समझ आ रही है कि कम बच्चों में भी उनका भरण पोषण और भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यही पुरानी सोच का आधुनिक बदलाव है। लेकिन ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ी है। लोग अपने बच्चों का
पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कम पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पालन पोषण कर पाते तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा पैदा होती। अक्सर आर्थिक मजबूरियां, संसाधनों की कमी और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता ही वो कारण है जो परिवारों को कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि अगर सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत हो तो शायद लोग बिना डर के ज्यादा बच्चों की योजना बना पाएंगे। इसका कोई दूसरा तोड़ हो सकता है क्या? एक तोड़ तो है कि लोग अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते, तो क्या एक दूसरा तोड़ हो सकता है क्या, जिससे कि जनसंख्या कम होना स्टार्ट हो जाए? एक दूसरा तरीका जनसंख्या नियंत्रण का ये है कि महिलाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण दिया जाए, जिससे परिवार नियोजन आसान हो। साथ ही सुरक्षित गर्भ निरोध और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने से भी जन्म दर पर असर पड़ता है। इसके अलावा गरीबी और असुरक्षा जैसी सामाजिक आर्थिक वजहों को भी सुधारने से लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, पर इस तरह जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले कारण तो ये है कि महिलाओं को शिक्षा देनी ज़रूरी है। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तभी वो अपना स्टैंड ले पाएंगे और कहीं ना कहीं बच्चे कम पैदा हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि परिवार को जब लगता है कि उनकी रोटी रोज़ी सुरक्षित है तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते उन पर डिपेंड होने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें एक बहुत अच्छी सुविधाजनक नीति होगी। जब लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि उनकी रोजी रोटी और बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तो बच्चे कम पैदा करने का निर्णय ज्यादा स्वाभाविक और टिकाऊ बन जाता है। यही वजह है कि ऐसी नीतियां जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता पर जोर देती है, वो लंबे समय में जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करने में कारगर होती है। ओके, अब पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं कि अलग अलग कंट्रियां कौन से स्टेप उठा रही हैं दूसरे क्रिएचर्स को विलुप्त होने से बचाने के लिए। विभिन्न देश प्रजातियों की विलुप्ति को रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए कई देशों ने 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, और IUCN जैसे संगठनों ने खतरे में पड़ी प्रजातियों को चिन्हित करके उनकी रक्षा की रणनीतियां बनाई हैं। इसके अलावा अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई, पुनर्स्थापन प्रयास और समुदायों को संरक्षण में शामिल करने वाली नीतियां भी अपनाई जा रही हैं, ताकि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। आजकल मैं देखता हूँ कि जो भी जानवर रहते थे, जो जंगल में रहते थे, जैसे बंदर हो गए या फिर अलग अलग क्रिएचर्स हो गए, वो मनुष्य के जो सोशल सेक्टर होते हैं उनमें आ जाते हैं। तो शायद इसका कारण यही है कि उन लोगों का जो आवास होता है, यानी कि जंगल, वहाँ पे हम लोगों ने निवास करना स्टार्ट कर दिया है। जब इंसान जंगलों और प्राकृतिक आवासों में बसने लगे तो जंगली जानवर भी शहरों के किनारों पर आ गए, जिससे मनुष्य और जानवरों के बीच आपसी टकराव बढ़ा। यह न सिर्फ जानवरों के लिए खतरनाक है, बल्कि बीमारियों के फैलने का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें संतुलन को समझकर सुरक्षित आवास और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना होगा। अब जानवरों की बात हो रही है तो पालतू जानवर के बारे में बात करते हैं कि उनके रहने का जगह कौन कौन से होती है, उनके खाने की सुविधा क्या क्या होती है। पालतू जानवर आमतौर पर इंसानी घरों में रहते हैं, जहां उन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान मिलता है। उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में उचित भोजन, साफ पानी और नियमित स्वास्थ्य देखभाल शामिल होती है। अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग खाने की जरूरतें होती हैं, जैसे कुत्तों और बिल्लियों के लिए बैलेंस्ड डॉग या कैट फूड, पक्षियों के लिए बीज और छोटे जानवरों के लिए खास पैलेट्स वगैरह। इसी तरह उनका सामाजिक जीवन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें इंसानों के साथ और कई बार एक दूसरे पालतू जानवरों के साथ भी समय बिताने की जरूरत होती है। भारत में माइंडसेट ये है कि जो जानवर होते हैं, जैसे कि पालतू जानवर, वो जानवर है तो उनको खुद पर डिपेंड होने के लिए छोड़ देते हैं। अब वो तो हम लोग के सोसाइटी में रहते हैं, तो उनको खाना या फिर निवास कहाँ से मिलेगी? वो खुद तो अपने ऊपर से अप्लाई नहीं कर सकते, तो इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? भारत में अभी भी कई लोग पालतू जानवरों को बस एक जानवर ही मानते हैं और उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते। इसका समाधान ये है कि हमें जागरूकता बढ़ानी होगी, कड़े कानूनी नियम लागू करने होंगे और पशु कल्याण संगठन जैसे NGO की भूमिका को बढ़ाना होगा। साथ ही समाज में ये समझ लानी होगी कि पालतू जानवरों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वे भी सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो पालतू जानवर के संरक्षण में सबसे बेस्ट हैं, और वो कौन कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि भारत को उठानी चाहिए? कुछ देश पालतू जानवरों के कल्याण में सबसे आगे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम।
ऑस्ट्रिया में पशु कल्याण कानून के तहत जानवरों को मानव के बराबर सम्मान मिलता है और स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे मजबूत पशु संरक्षण कानूनों वाला देश है। भारत इन्हीं देशों से सीख सकता है, जैसे कि कड़े कानूनी नियम, पंजीकरण, न्यूटरिंग कार्यक्रम और शिक्षा के जरिए जागरूकता बढ़ाना। इन सभी कानूनों का एक एक उदाहरण दीजिए और भारत के लोगों को एग्जैक्ट क्या समझनी चाहिए वो भी बताइए। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में पशुओं को कठोर तरीके से रखने की मनाही है और उनके लिए आरामदायक आवास की जिम्मेदारी मालिक की होती है। ऑस्ट्रिया में पशुओं को मानसिक तनाव से बचाने के लिए भी विशेष कानून है। भारत को समझना चाहिए कि पालतू जानवर भी जीवित प्राणी है, जिनका सम्मान, उचित देखभाल और सुरक्षा होना जरूरी है। इसलिए कानूनों को सख्ती से लागू करना, जागरूकता फैलाना और हर पालतू जानवर को एक जिम्मेदार सदस्य मानना जरूरी है। आपको क्या लगता है भारत में कौन सी पहल होनी चाहिए जिससे कि पालतू जानवर के संरक्षण आसानी से हो पाए? मुझे लगता है कि सबसे पहली पहल तो कानूनों को मजबूत करना होगी, जैसे पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य करना और उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान रखना। साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करना जरूरी है ताकि वे जानवरों की जरूरतें समझें और इसके अलावा एनजीओ और स्थानीय संस्थाओं को मजबूत समर्थन मिले ताकि वे राहत, देखभाल और पुनर्वास का काम कर सकें। जो कानून मनुष्य के लिए हैं, कम से कम उनके लिए भी आंशिक रूप से कानून होनी चाहिए। जो अधिकार और सुरक्षा इंसानों के लिए है, कुछ हद तक वैसे ही अधिकार पालतू जानवरों को भी मिलने चाहिए। जब कानून और समाज जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे तो धीरे धीरे उनका संरक्षण और देखभाल भी बेहतर होगी और वो समाज का एक अहम हिस्सा माने जाएंगे। मैंने देखा है कि लोग पालतू जानवर यहाँ पे क्यों रखते हैं, क्योंकि वो पालतू जानवर अच्छे लगते हैं। इसीलिए यहाँ के जो पालतू जानवर हैं उनको छोड़कर वो विदेशों से पालतू जानवर को लाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि विदेश के जो पालतू जानवर है वो तो विदेशी एनवायरनमेंट में रहते हैं और यहाँ पे आते हैं तो वो अच्छा फील नहीं करते या फिर मर जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग यहाँ के जानवरों को उल्टा भगाते हैं, उनको पालने में उनको शर्म आती है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? विदेश से लाए गए जानवर अक्सर अलग माहौल, जलवायु और खान पान के कारण ठीक से नहीं रहते और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भारत में जो स्थानीय पालतू या भारतीय प्रजाति के जानवर हैं, उन्हें ही अपनाना चाहिए ताकि वे इस वातावरण में बेहतर रह सकें। इसके लिए भी जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि लोग समझें कि पालतू जानवर का चुनाव सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं बल्कि उनकी भलाई और जीवित रहने की क्षमता भी मायने रखती है। जैसे एक कुत्ते का उदाहरण दे दीजिए कि विदेश का एक अच्छा नस्ल का कुत्ता है, लेकिन भारत में वो कुत्ता अच्छा लगता है, इसीलिए वो लोग पाल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं यहाँ के कुत्ते को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण दीजिए और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कई लोग पामेरेनियन या गोल्डन रिट्रीवर जैसे विदेशी नस्लों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वे दिखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन भारत के पर्यावरण, गर्मी और स्थानीय परिस्थितियों में वे सही तरह एडजस्ट नहीं कर पाते और कई बार बीमार पड़ जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें भारतीय नस्लों जैसे इंडियन बशुका, लघु नस्लों या मिक्स ब्रीड डॉग्स को अपनाना चाहिए और साथ ही पशु कल्याण संगठनों को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर जगह स्थानीय जानवरों को भी प्यार और देखभाल मिले। पेट एनिमल तो अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं देते। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये सच में एक बड़ी मानसिकता की समस्या है। पालतू जानवर केवल घरेलू सजावट या सेवा के लिए नहीं होते, बल्कि वे जीवित प्राणी हैं जिन्हें प्यार, सम्मान और सही देखभाल की जरूरत होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस मानसिकता को बदलें, उन्हें परिवार का सदस्य समझें और उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखें ताकि वे भी खुश और स्वस्थ रह सकें। अध्यात्म के रूप से अगर देखा जाए तो मनुष्य और प्राणियों के बीच का संतुलन कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि इनमें संतुलन हो? आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य और प्राणियों के बीच एक सहजीवता का संतुलन होना चाहिए, जहां हम खुद को प्रकृति का हिस्सा समझें, न कि उसका शोषक। इसके लिए हमें करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना अपनानी होगी। प्रार्थना, प्रकृति के साथ समय बिताना और अपने कर्मों के प्रति जागरूकता, इन सब से हमें संतुलन को वापस ला सकते हैं ताकि हर प्राणी को अपना स्थान और सम्मान मिले। अगर जागरूकता हम लोग दिखाएं ह्यूमंस में और प्राणियों के बीच, तो दोनों का संतुलन आराम से सही हो सकता है। जब हम जागरूकता बढ़ाते हैं तो हम अपने व्यवहार और नजरिए में बदलाव लाते हैं। हम जानवरों को केवल संसाधन नहीं बल्कि साथी और जीवित प्राणी मानते हैं। इस बदलती सोच से धीरे धीरे हमारा समाज, नीतियाँ और जीवन शैली सभी एक संतुलित दिशा में जाते हैं।
और तब हम मानव और प्राणियों दोनों के लिए बेहतर भविष्य बना पाते हैं। मुझे आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपने सच में बड़ी गहराई से हर पहलू को समझा और बताया। उम्मीद है कि इन बातों से लोगों की सोच बदलेगी और हम सभी एक संतुलित और जिम्मेदार रवैया अपना पाएंगे। धन्यवाद।